ईपीएस 95 हायर पेंशन पर जिस कलकत्ता हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण ऑर्डर की चर्चा हर तरफ ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के बीच हो रही है, उसी ऑर्डर की कॉपी आज हमारे पास आ गई है। और आज के इस वीडियो में हम उस हाईकोर्ट के आदेश के इस ऑर्डर को विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ईपीएस 95 हायर पेंशन के जो पेंशन भोगी हैं वो कलकत्ता हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और पेंशन आंदोलन की बड़ी जीत बता रहे हैं। सब कुछ बताएंगे विस्तार से और आसान भाषा में, जिससे कि सब कुछ आपको आसान भाषा में साफ साफ समझ में आ जाए। बस आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अगर आप ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए आपका क्लेम सिर्फ इस आधार पर अटकाया या खारिज किया गया कि आप 58 साल की उम्र में पेंशन स्कीम से बाहर हो गए थे, जबकि नौकरी से आपकी एक्चुअल रिटायरमेंट 1 सितंबर 2014 के बाद हुई, तो कलकत्ता हाई कोर्ट का 17 अगस्त का यह आदेश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि स्कीम से 58 साल में एग्जिट और सर्विस से रिटायरमेंट एक ही चीज नहीं है, और इसी आधार पर ईपीएफओ की अपील खारिज करते हुए कर्मचारी को हायर पेंशन के साथ साथ एरियर्स देने का रास्ता कोर्ट ने साफ कर दिया। तो साथियों, अगर आप कर्मचारी, पेंशनर या ईपीएस 95 से जुड़े हैं तो इस चैनल अंगवानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां कोशिश यही रहती है कि कोर्ट ऑर्डर की हेडलाइन नहीं बल्कि उसका असली मतलब और आपकी एलिजिबिलिटी आसान भाषा में समझाई जाए। आइए साथियों, मामला समझते हैं। मामला है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनाम गोविंद प्रसाद बेरा का। 17 अगस्त 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस राजशेखर मांता और जस्टिस अनुज सिंह ने मैट 178/2026 में फैसला दिया। खास बात यह है कि इस अपील को करीब 30 दूसरी अपील से अलग करके सुना गया, क्योंकि इसके फैक्ट्स थोड़े अलग थे। अब पहले गोविंद प्रसाद बेरा का मामला समझते हैं। वे तामलुक घटाल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में कर्मचारी थे और ईपीएस 1995 के मेंबर भी थे। उन्होंने 58 साल की स्टैट्यूटरी एज तक हायर पेंशन का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था। उस समय पेंशनेबल सैलरी सीलिंग 6,500 रुपए थी, लेकिन वो 58 साल में नौकरी से रिटायर नहीं हुए। उन्होंने 60 साल तक अपनी सर्विस जारी रखी और 31 जुलाई 2016 को सुपर एनुएट हुए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के सुनील कुमार बी फैसले से मिले अवसर के बाद उन्होंने 18 मार्च 2023 को हायर पेंशन का ऑप्शन दिया और एम्प्लॉयर शेयर के लिए डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन को इंटरेस्ट सहित जमा करने पर सहमति दी। लेकिन ईपीएफओ ने यहां पर 18 अप्रैल 2024 को उनका हायर पेंशन क्लेम रिजेक्ट कर दिया। मामला सिंगल बेंच पहुंचा और वहां कर्मचारी के पक्ष में फैसला आया। ईपीएफओ उस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील लेकर चला गया। ईपीएफओ की दलील के समर्थन में ऐसे फैसलों का हवाला दिया गया जिनमें हायर पेंशन क्लेम्स खारिज हुए थे, लेकिन डिवीजन बेंच ने यहीं सबसे महत्वपूर्ण फर्क पकड़ा। कोर्ट ने कहा, जिन मामलों का ईपीएफओ सहारा ले रहा है उनमें कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले ही सर्विस से रिटायर हो चुके थे, जबकि गोविंद प्रसाद बेरा 31 जुलाई 2016 को रिटायर हुए। इसलिए उनका मामला एक जैसा नहीं है, पहले वालों जैसा नहीं है, और यही इस फैसले का सबसे बड़ा टेकअवे है। कोर्ट के मुताबिक ईपीएस के प्रोविजंस मेंबरशिप और पेंशन वेस्टिंग को रेगुलेट करते हैं, लेकिन वे कर्मचारी की एक्चुअल रिटायरमेंट डेट को बदल नहीं देते।
यानी 58 साल की उम्र में पेंशन स्कीम से एग्जिट हो जाना अपने आप यह साबित नहीं करता कि कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गया था। साथियों, अगर अंगवानी की ऐसी डॉक्यूमेंट बेस्ड रिपोर्टिंग आपके काम आती है तो आप हमारी एनुअल मेंबरशिप से इस इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। सालाना मेंबरशिप 500 रुपए है, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। मेंबरशिप लेना खबर पाने की कोई शर्त नहीं है साथियों, खबर सभी व्यूअर्स के लिए है। बस आपका सपोर्ट हमें ऐसे कोर्ट ऑर्डर्स को पढ़कर उनकी बारीकियां समझकर आप तक पहुंचाने में मदद करता है। तो चलिए अब आते हैं, अब जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका प्रैक्टिकल हिस्सा देखते हैं कि आखिर उसमें क्या है। तो साथियों, डिवीजन बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है। कोर्ट ने माना कि पिटिशनर हायर सैलरी पर एम्प्लॉयर द्वारा किए गए हायर पीएफ कंट्रीब्यूशन के अनुरूप हायर पेंशन पाने का हकदार है। इसके बाद कोर्ट ने टाइमलाइंस भी तय कर दी। ईपीएफओ को आदेश की तारीख से 10 दिनों के भीतर पिटिशनर को बताना है कि डिफरेंशियल अमाउंट और एप्लीकेबल इंटरेस्ट मिलाकर कितनी रकम वापस जमा करनी होगी। यह कम्युनिकेशन मिलने के 10 दिनों के भीतर पिटिशनर को रकम डिपॉजिट करनी होगी और रकम डिपॉजिट होने के बाद ईपीएफओ को 6 सप्ताह के भीतर कॉरस्पॉन्डिंग हायर पेंशन सैंक्शन और डिसबर्स करनी होगी और साथ में एरियर्स भी देना होगा ईपीएफओ को। लेकिन साथियों, यहां एक सावधानी बरतने वाली बात है कि इस फैसले को यह कहकर आप जो दूसरे लोग इसे ये पेश करते हैं कि अब हर ईपीएस 95 पेंशनर को हायर पेंशन मिल गई, तो यह सही नहीं है। तो जो इस तरह का खबर फैला रहे हैं, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वहां आप सावधान रहिएगा। ऐसा इस फैसले का मतलब बिल्कुल नहीं। यह फैसला गोविंद प्रसाद बेरा के फैक्ट्स पर है, खास तौर पर उनकी एक्चुअल रिटायरमेंट 31 जुलाई 2016 थी। एम्प्लॉयर ने स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग से ऊपर सैलरी पर पीएफ कंट्रीब्यूशन किया था और उन्होंने 2023 में हायर पेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज किया था। इसलिए आपके मामले में 3 डेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप 58 साल के कब हुए, ईपीएस से कब एग्जिट हुए और सर्विस से वास्तव में रिटायर कब हुए। साथ में यह भी देखना होगा कि हायर वेजेस पर पीएफ कंट्रीब्यूशन हुआ था या नहीं और हायर पेंशन ऑप्शन की स्थिति क्या है। तो इस फैसले का निष्कर्ष यह साथियों कि अगर किसी एलिजिबल कर्मचारी का हायर पेंशन क्लेम केवल इसलिए रोका गया कि उसने 58 साल में ईपीएस से एग्जिट कर लिया था, जबकि उसकी एक्चुअल रिटायरमेंट 1 सितंबर 2014 के बाद हुई, तो कोलकाता हाई कोर्ट का यह फैसला उस डिस्टिंक्शन को बहुत मजबूती से सामने रखता है। लेकिन हर दूसरे केस की, अगर आपका भी ऐसा कुछ केस है, तो आपका केस जो है आपके रिकॉर्ड्स और डेट्स से तय होंगी, जो 3 डेट्स हमने आपको बताया कि इसका ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, अब अगली ईपीएस 95 स्टोरी में हम इसी फैसले को हाल के दूसरे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स के साथ रखकर बताएंगे कि प्री 2014 और पोस्ट 2014 रिटायरीज की हायर पेंशन एलिजिबिलिटी में आखिर निर्णायक फर्क क्यों बन रहा है और क्या बन रहा है और किन पेंशनर्स को अभी भी सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे थे देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।